प्यारे बच्चों, मैं पुरुषोत्तम कुमार, लेक्चरर, गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल धुंधन, डिस्ट्रिक्ट सोलन, आपका +2 क्लास में स्वागत करता हूं। केमिस्ट्री में आपका 3rd यूनिट आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो उसमें हम जो टॉपिक आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो हैं वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन, और दूसरा है कोलरॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस। सबसे पहले लेते हैं हम वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। सो लैम्डा एम इज द मोलर कंडक्टिविटी and kappa is the specific conductivity or conductivity of the solution. So it is observed that molar conductivity increases with increase in dilution, while the conductivity decreases with increase in dilution. So सबसे पहले कंडक्टिविटी लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन है, अगर वो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट कंटेन करता है तो उसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है दैट इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी। और जबकि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होती है? इट इज द कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ऑफ यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम मीन्स या तो 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 मीटर क्यूब। तो यानी कि हम अगेन इसको रिकॉल कर सकते हैं कि कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज द कंडक्टेंस ऑफ द 1 centimeter cube of the volume of the solution और 1 meter cube of the volume of the solution। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 1 centimeter cube volume of the solution containing 1 mole of electrolyte। तो अब जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होगी, यानी कि जिसमें इलेक्ट्रोड का एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड जो है वो 1 सेंटीमीटर है, तो इस तरह से इन जो इलेक्ट्रोड्स हैं इनके बीच में जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आएगा दैट इज 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब जो सॉल्यूशन है उसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है दैट इज स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। एंड नाउ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कंटेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। Hence here the specific conductivity of the 1 centimeter cube of the solution is also equal to molar conductivity of the solution। क्योंकि अब ये 1 सेंटीमीटर क्यूब जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इट कंटेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो इस तरह से जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होगी दैट इज आल्सो इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी। अब नाउ हम डिल्यूशन कर देते हैं, यानी कि डबल वॉल्यूम कर देते हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 मीटर क्यूब का 2 सेंटीमीटर क्यूब या 2 मीटर क्यूब जो है वो सॉल्यूशन को इंक्रीज कर देते हैं बाय एडिंग वाटर। तो डिल्यूशन में क्या हो जाता है, जब आप वाटर ऐड करेंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा और इलेक्ट्रोड का एरिया में इतना एनलार्ज करना पड़ेगा ताकि वो होल वॉल्यूम कंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट जो है 1 मोल दैट विल बी प्लेस्ड बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स। अब जैसे आपने मान लो 1 सेंटीमीटर क्यूब से ये इंक्रीज कर दिया 2 सेंटीमीटर क्यूब, यानी दुगना वॉल्यूम कर दिया आपने, तो आपको इलेक्ट्रोड का एरिया भी 2 टाइम्स एनलार्ज करना पड़ेगा। यहाँ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर था तो यहाँ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड जो है वो एनलार्ज करना पड़ा। और डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड जो है वो यूनिट लेंथ है, यानी कि 1 सेंटीमीटर है। तो इस वजह से अब जो वॉल्यूम हो गया वो 1 सेंटीमीटर क्यूब से आपने इंक्रीज कर दिया 2 सेंटीमीटर क्यूब। अब अगर आप देखेंगे तो द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विल बी इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन एज बाय डेफिनेशन। लेकिन अब स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जो है दैट विल बी द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसका मतलब जो मोलर कंडक्टिविटी है वो दैट बिकम्स 2 टाइम्स ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन, क्योंकि अब वॉल्यूम कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। इसलिए हम बोल सकते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी एट डिल्यूशन ऑफ द सॉल्यूशन becomes equal to specific conductivity multiplied by the volume of the solution containing 1 mole of electrolyte। Now variation of conductivity and molar conductivity with concentration। तो अब dilution से
कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यूज में क्या इफेक्ट होता है। तो सबसे पहले आप देखिए, हमने लिया था 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो इन केस ऑफ कंडक्टिविटी क्या होता है, जैसे आप डिल्यूशन करेंगे नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। तो इसका मतलब ड्यू टू डिक्रीज इन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, so upon dilution the conductivity or specific conductivity of the solution decreases. Now in case of molar conductivity क्या होता है, अब मोलर कंडक्टिविटी में देखिए पहले बिफोर डिल्यूशन 1 सेंटीमीटर क्यूब कंटेन्स 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। डिल्यूशन में आपने इसको डबल कर दिया, यानी कि 2 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन कर दिया और इलेक्ट्रोड का एरिया भी इतना लार्ज कर दिया कि होल सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंटेंट विद इन दिस 2 इलेक्ट्रोड। अब जो सॉल्यूशन की कंडक्टेंस आएगी दैट इज आल्सो मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स तो 1 मोल ही रहे, बिफोर डिल्यूशन भी 1 मोल ही थे इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन, और आफ्टर डिल्यूशन वॉल्यूम इंक्रीज हुआ लेकिन कंसंट्रेशन जो है वो वही रही, 1 मोल ही रही। तो अब इसमें मोलर कंडक्टेंस में क्या इफेक्ट आया कि नंबर ऑफ मोल्स तो सेम रहे लेकिन इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगी। जैसे आपने डिल्यूशन किया, मान लो इसमें वाटर ऐड किया, तो पहले तो देखिए पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस एक दूसरे के करीब थे तो इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग थी। आफ्टर डिल्यूशन क्या हो गया, अपोजिटली चार्ज्ड आयंस एक दूसरे से दूर हो गए, उनके दूर होने से इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, डिक्रीज हो गई, यानी कि मोबिलिटी ऑफ आयंस इंक्रीजेस। इसका मतलब विद डिल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन आल्सो इंक्रीजेस। नेक्स्ट आता है डेबी हक्कल ऑनसागर इक्वेशन। तो इट इज गिवन बाय लैम्डा एम, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन सी इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट C approaches to 0 minus constant A multiplied by under root of concentration C of the electrolyte in the solution. अब जो lambda m naught है that is called limiting molar conductivity और molar conductivity at infinite dilution, यानी कि ये मैक्सिमम वैल्यू है किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस की व्हेन वी कंसीडर दैट द इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो कंप्लीटली यानी कि 100% डिसोसिएटेड है एट इन्फिनिट डिल्यूशन, यानी कि इसके बाद आप जितनी मर्जी डिल्यूशन करेंगे तो वैल्यू जो है वो लैम्डा एम नॉट की मैक्सिमम वैल्यू होगी, इसके बाद वैल्यू जो है वो इंक्रीज नहीं होगी। तो इसे बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन और molar conductivity at infinite dilution, where lambda m is the molar conductivity at concentration C of the electrolyte in the solution and A is a constant. अब A constant A की वैल्यू डिपेंड करती है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो फॉर एग्जांपल जैसे 1:1 इलेक्ट्रोलाइट हैं, तो 1:1 इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो होते हैं जिनमें कैटायन की वैलेंसी +1 और एनायन की वैलेंसी -1, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड एटसेट्रा। तो इनमें जो कांस्टेंट ए की वैल्यू है वो सभी इलेक्ट्रोलाइट ऑफ टाइप 1:1 के लिए सेम होगी, चाहे वो सोडियम क्लोराइड है, चाहे पोटासियम क्लोराइड है और चाहे कोई अदर। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का आता है आपका 2:1 इलेक्ट्रोलाइट। तो इस टाइप के जो इलेक्ट्रोलाइट हैं उनमें कैटायन की वैलेंसी +2 होती है और एनायन की -1 होती है, जैसे आपका है मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम नाइट्रेट। और नेक्स्ट कैटेगरी आती है जैसे 3:1 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इनमें कैटायन की वैलेंसी +3 होती है और एनायन की वैलेंसी -1 होती है। तो हर एक टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए कांस्टेंट ए की वैल्यू जो है वो सेम होती है।
जैसे फॉर एग्जांपल 1:1 के लिए ए की वैल्यू जो है वो सेम होगी, इसी टाइप के सब इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। और दूसरा, ए की वैल्यू जो है कांस्टेंट ए की वैल्यू वो डिफरेंट होगी फॉर 2:1 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम 1:1 इलेक्ट्रोलाइट से, लेकिन सभी 2:1 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की सभी इलेक्ट्रोलाइट्स की वैल्यू सेम होगी। तो सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि कांस्टेंट ए की वैल्यू डिपेंड करती है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स पर। बाय यूजिंग डी बाय हक्कल ऑन सागर इक्वेशन, लेट अस प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन under root of concentration C of the electrolyte and molar conductivity lambda m at concentration C of the electrolytic solution। तो हम x एक्सिस की तरफ, along x एक्सिस की तरफ let we take the under root of concentration of electrolyte in the solution in mole per liter raised to power half along x-axis, and along y-axis let us we take the molar conductivity lambda m in Siemens centimeter square per mole। तो in case of strong electrolytes, and in case of weak electrolytes, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम एस्टिक एसिड, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ले लेते हैं पोटासियम क्लोराइड। तो एट मान लो इक्विमोलर कंसंट्रेशन में किसी सॉल्यूशन की अगर स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट की इक्विमोलर कंसंट्रेशन है, तो एज वी नो the molar conductivity of strong electrolyte is always greater than the molar conductivity of weak electrolyte, क्योंकि strong electrolyte जो है वो completely dissociated form में रहते हैं, जबकि weak electrolyte वो completely dissociate नहीं होते हैं। अब जैसे आप डिल्यूशन करेंगे इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो जैसे डिल्यूशन करेंगे तो ये तो ऑलरेडी डिसोसिएटेड है, लेकिन बाय एडिंग वाटर इन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से क्या हो जाएगा कि जो अपोजिटली चार्ज्ड आयंस हैं उनके बीच में डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, इंटरआयनिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और मोबिलिटी ऑफ द आयंस इंक्रीज हो जाएगी। उस वजह से विद डिल्यूशन यानी डिक्रीज इन कंसंट्रेशन द मोलर कंडक्टिविटी आल्सो इंक्रीजेस। तो जनरली ये स्ट्रेट लाइन जो है ये प्लॉट आता है इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और इसको हम एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं टू द जीरो कंसंट्रेशन फॉर फाइंडिंग आउट द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम नॉट इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। बट इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि जब वीक इलेक्ट्रोलाइट में डिसोसिएशन कंप्लीट नहीं होती है, जैसे आप डिल्यूशन करेंगे यानी कि कंसंट्रेशन डिक्रीज करेंगे बाय एडिंग वाटर टू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो उससे क्या होगा, डिसोसिएशन जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज हो जाएगी, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे, मोलर कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। अब जैसे जैसे कंसंट्रेशन जो है वो अप्रोचेज नियर टू जीरो कंसंट्रेशन, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इंक्रीजेज स्टीपली। तो ये स्टीपली इंक्रीज क्यों हो जाती है, क्योंकि अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज हो रही है और साथ में इंटर आयनिक डिस्टेंस बिटवीन अपोजिटली चार्ज आयंस भी इंक्रीज हो रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी डिक्रीज हो रही है और फ्री मोबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। तो इस वजह से ये जो प्लॉट है इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट बिटवीन अंडर रूट कंसंट्रेशन एंड मोलर कंडक्टिविटी, ये लगभग पैरेलल हो जाता है अलोंग द वाई एक्सिस, एंड वी कैन नॉट एक्सट्रापोलेट इट टू द जीरो कंसंट्रेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन।
और इस वजह से वी कांट फाइंड द molar conductivity at infinite dilution in case of weak electrolytic solution by using Debye-Huckel-Onsager equation. So by using Debye-Huckel-Onsager equation, we can calculate the molar conductivity at infinite dilution in case of strong electrolytes, but we cannot determine the molar conductivity at infinite dilution in case of weak electrolytic solution. नेक्स्ट आता है कोलरॉस लॉ. सो कोलरॉस studied the conductivities at infinite dilution for a number of pairs of strong electrolytes, each pair having a common cation or anion. Then he calculated the differences of these values of limiting molar conductivity for each pair. For example, उसने फर्स्ट पेयर लिया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का, पोटासियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड. तो इस पेयर में आप देख रहे हैं कॉमन एनाइन है आपका क्लोराइड. अब इसने क्या किया कि एट 298 केल्विन मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनिट डिल्यूशन ऑफ पोटासियम क्लोराइड इज ऑब्जर्व्ड एज 149.86 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम क्लोराइड एट 298 केल्विन इज ऑब्जर्व्ड एज 126.45 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. Now the difference between the limiting molar conductivities of potassium chloride and sodium chloride is observed as 23.41. तो ये डिफरेंस इंडिकेट करता है द डिफरेंस बिटवीन द लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ सोडियम एंड पोटासियम कैटाइन, क्योंकि दोनों के सेम कॉमन एनाइन है. तो इसलिए ये डिफरेंस जो है वो क्या बताता है, डिफरेंस बिटवीन द लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ सोडियम एंड पोटासियम. नाउ नेक्स्ट पेयर लेते हैं हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का. अब इसमें हम क्या करते हैं कि जो कॉमन एनाइन क्लोराइड था उसको चेंज कर देते हैं और उसकी जगह ले लेते हैं हम कॉमन एनाइन ब्रोमाइड. तो नेक्स्ट पेयर में पोटासियम ब्रोमाइड की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट 298 केल्विन ऑब्जर्व की गई 151.92 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और सोडियम ब्रोमाइड की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट 298 केल्विन ऑब्जर्व की गई 128.51 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. अब इनका भी जो डिफरेंस आएगा दैट गिव्स द डिफरेंस बिटवीन द लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ सोडियम एंड पोटासियम कैटाइंस, और वो डिफरेंस सेम आता है, दैट इज ऑब्जर्व्ड एज 23.41. सो द डिफरेंस इन सेकंड केस इज द सेम एज द डिफरेंस इन फर्स्ट केस. यानी कि जब कॉमन एनाइन क्लोराइड था तो वो डिफरेंस जो है वो 23.41 था, लेकिन कॉमन एनाइन ब्रोमाइड चेंज करने पर भी वही डिफरेंस रहा. तो इससे कोलरॉस इज कंक्लूडेड दैट ईच आयन makes a definite contribution to the total molar conductivity of an electrolyte at infinite dilution, irrespective of the nature of the other ion of the electrolyte. So he put forward a generalization known as Kohlross's law. So Kohlross's law states that the limiting molar conductivity of the electrolyte is the sum of the limiting ionic conductivities of the cation and anion, each multiplied with the number of ions present in one formula unit of the electrolyte. यानी कि मैथमेटिकली वी कैन एक्सप्रेस द कोलरॉस लॉ एज, फॉर एग्जांपल, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर वन फार्मूला यूनिट ऑफ ए एक्स बी वाई. तो इसका मतलब हुआ कि 1 मोल ऑफ एक्स बी वाई कंटेन्स x mole of A cation and y mole of B anion. And according to Kohlross's law, the limiting molar conductivity of AXBY as a one formula unit is given by is equal to x mole of A cations multiplied by limiting ionic conductivity of each A cation plus y moles of B anion multiplied by limiting ionic conductivity of each B anion. फॉर एग्जाम्पल अगर हम वन फार्मूला यूनिट ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट ले लेते हैं तो वन फार्मूला यूनिट ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट रिप्रेजेंट द 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट विच कंटेन्स 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम कैटाइन and 3 मोल ऑफ सल्फेट एनाइन.
So according to Clausius law, limiting molar conductivity for aluminum sulfate is equal to 2 mole of aluminum cation multiplied by limiting ionic conductivity of each aluminum cation plus 3 moles of sulfate anion multiplied by limiting ionic conductivity of each sulfate anion. नेक्स्ट आता है एप्लीकेशंस ऑफ कोलरोसिस लॉ। तो जैसे कि आप जान चुके हैं कि दैवी हक्कल सागर इक्वेशन जो है दैट कैन बी यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, बट वी कैन नॉट कैलकुलेट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स बाय यूजिंग दैवी हक्कल सागर इक्वेशन. But by using Clausius law, we can calculate the limiting molar conductivity of both strong electrolytes as well as weak electrolytes. So for example, first application आती है हमारी calculation of limiting molar conductivity of weak electrolytes. For example हम लेते हैं weak electrolyte acetic acid का example. So according to Clausius law, limiting molar conductivity of acetic acid is equal to limiting molar ionic conductivity of acetate anion plus limiting molar ionic conductivity of proton. तो अब इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स सेलेक्ट करने पड़ेंगे जिनके आयन जो हैं वो कॉमन हो वीक इलेक्ट्रोलाइट एसिटिक एसिड के, जैसे कि हमारे पास है पोटासियम एसीटेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और तीसरा ले लेते हैं हम पोटासियम क्लोराइड. तो हम क्या करेंगे कि इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटीज एट 298 केल्विन में कैलकुलेट करेंगे. तो अकॉर्डिंग टू Clausius लॉ द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ पोटासियम एसीटेट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज गिवन बाय लिमिटिंग मोलर आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ एसीटेट anion प्लस लिमिटिंग मोलर आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ पोटासियम कैटायन. एंड सेकंड आता है हमारा पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज गिवन बाय लिमिटिंग मोलर आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ प्रोटॉन प्लस लिमिटिंग मोलर आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड. और थर्ड आता है हमारा पोटासियम क्लोराइड. सो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ पोटासियम क्लोराइड इज गिवन बाय लिमिटिंग मोलर आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ पोटासियम प्लस लिमिटिंग आयनिक मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड एनाइन. तो अब अगर आप देखेंगे तो इसमें इक्वेशन 1 एंड 2 जो है दैट आर कंटेनिंग अनकॉमन आयंस और इक्वेशन 3 इज कंटेनिंग कॉमन आयंस. जैसे पोटासियम कॉमन आयन कंटेन कर रही है और क्लोराइड भी कॉमन आयन कंटेन कर रही है. तो हम क्या करेंगे, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 कंटेनिंग अनकॉमन आयंस, जो अनकॉमन आयन कंटेन करते हैं उनको ऐड करना है, एंड सब्सट्रैक्ट इक्वेशन कंटेनिंग कॉमन आयंस, जो कॉमन आयन कंटेन करती है उसको सब्सट्रैक्ट करना है. सो वी कैन गेट, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करने पर वी गेट लिमिटिंग मोलर आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ एसीटेट प्लस लिमिटिंग मोलर आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ पोटासियम प्लस लिमिटिंग मोलर आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ प्रोटॉन प्लस लिमिटिंग मोलर आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड माइनस लिमिटिंग मोलर आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ पोटासियम प्लस लिमिटिंग मोलर आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड. तो अपॉन सॉल्विंग दिस वी गेट, अब जो कॉमन जो है आयंस हैं उनकी लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटीज कैंसिल आउट हो जाएगी. जैसे कि क्लोराइड है तो क्लोराइड से कैंसिल हो गया, एंड लैम्डा नॉट जो आपका के पॉजिटिव है दैट इज आल्सो कैंसल्ड विद लैम्डा नॉट के पॉजिटिव. तो इस तरह से वी गेट लिमिटिंग मोलर आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ एसीटेट प्लस लिमिटिंग मोलर आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ प्रोटॉन विच इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक एसिटिक एसिड. So or we can write the limiting molar conductivity of weak electrolyte acetic acid is given by limiting molar conductivity of strong electrolyte potassium acetate plus limiting molar conductivity of strong electrolyte hydrochloric acid minus
limiting molar conductivity of strong electrolyte potassium chloride. नेक्स्ट एप्लीकेशन आते हैं कोलरेसिस लॉ के नंबर 2 टू कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। तो जैसे आप जानते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज गिवन बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स dissociated in the solution divided by total number of moles of electrolyte taken. तो अब corresponding to number of moles of electrolyte dissociated in the solution उसके जो मोलर कंडक्टिविटी होती है at concentration C, let it is lambda m and corresponding to total number of moles of electrolyte, यानी कि अगर सभी जो मोल्स हैं इलेक्ट्रोलाइट के वो डिसोसिएटेड हो जाते हैं एट इन्फिनिट डिल्यूशन, तो मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनिट डिल्यूशन इज लैम्डा एम नॉट। तो जो रेशो आपकी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएटेड टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टेकन, वो सेम रेशो होगी इन टर्म ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन C डिवाइड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनिट डिल्यूशन। सो वी कैन से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन we can express it as equal to molar conductivity at concentration C lambda m divided by molar conductivity lambda m naught at infinite dilution. Now third application आती है to calculate the dissociation constant K। तो जैसे कि कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो डिसोसिएट होता है, वो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है, इनकम्प्लीट डिसोसिएशन होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एस्टिक एसिड, मान लो बिगिनिंग में आपने C मोल एस्टिक एसिड लिए और वो डिजॉल्व किए वाटर में एक्वस सॉल्यूशन में, तो एट इक्विलिब्रियम C अल्फा डिसोसिएट हुए, C में से सिर्फ C अल्फा डिसोसिएट हुआ, तो C अल्फा आपके एसिटेट एनाइन सॉल्यूशन में रिलीज होंगे और C अल्फा प्रोटॉन सॉल्यूशन में रिलीज होंगे। तो जो अनडिसोसिएटेड एस्टिक एसिड के मोल्स रह जाएंगे वो रह जाएंगे C माइनस C अल्फा मोल्स। तो इस तरह से अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ए हेयर डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड वीक एसिड एस्टिक एसिड इज गिवन बाय इज इक्वल टू, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशंस ऑफ द प्रोडक्ट्स इन विच ईच कंसंट्रेशन टर्म रेज टू पावर इक्वल टू देयर स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट डिवाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स इन विच ईच कंसंट्रेशन टर्म रेज टू पावर इक्वल टू देयर स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट्स। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की एसीटेट की C अल्फा है और हाइड्रोजन आयन की C अल्फा है, तो दोनों का प्रोडक्ट हो गया C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय अनडिसोसिएटेड आयन जो है एस्टिक एसिड के रिएक्टेंट में वो रह गए C माइनस C अल्फा, तो डिवाइड बाय C माइनस C अल्फा। तो इस तरह से हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड आ जाता है C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय C माइनस C अल्फा। ऑन सिंप्लीफिकेशन इट बिकम्स C अल्फा स्क्वायर ओवर 1 माइनस अल्फा। अब एज वी नो अल्फा इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम एट कंसंट्रेशन C डिवाइड बाय मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम नॉट एट infinite dilution. So by substituting this value we get dissociation constant of acid Ka is given by is equal to concentration C of the electrolyte in the solution multiplied by lambda m over lambda m naught का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस लैम्डा एम ओवर लैम्डा एम नॉट। सो थैंक यू, धन्यवाद।